नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना संकट के बीच बंगाल का चुनाव हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं, टीएमसी का डंका भी बज चुका है। इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं सियासी गलियारों में बंगाल की चर्चा जरूर हो रही है। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी जीत के बड़े बड़े दावे किए करती थी, लेकिन कई रैलियों की और रोड शो किए, लेकिन उनकी मेहनत में पानी फिर गया और बीजेपी के सभी दावे और वादे टीएमसी के सामने फेल हो चुके। चुनावों के नतीजे सत्तारूढ़ टीएमसी के पक्ष में आए तो जश्न के बजाय राज्य बदले की भावना में जलने लग गया। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में जमकर हिंसा हुई और जिस सियासत गर्मा गई है, इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हिंसा प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और मृतक के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि हमले और हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं। यहां तक कि आराम बाग में बीजेपी के दफ्तर को ही फूंक दिया गया। कोच बिहार में भी हिंसा देखने को मिली और जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। इन सब घटनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। अब बीजेपी राजनीतिक हिंसा को लेकर कल देशव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। घटना पर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर को तलब किया। वही मामले पर गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। तो कोरोना संकट के बीच बंगाल का चुनाव हो चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। टीएमसी का डंका बज चुका है बंगाल में और इस बीच चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं अब सियासी गलियारों में बंगाल की चर्चा जरूर हो रही है। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी जीत के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन रैलियों और रोड शो भी तमाम सारे किए, लेकिन उनकी मेहनत में पानी फिर गया और बीजेपी के सभी दावे और वादे टीएमसी के सामने फेल हो गए। चुनावों के नतीजे सत्तारूढ़ टीएमसी के पक्ष में आए तो जश्न के बजाय राज्य बदले की भावना में जलने लगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और सुमित मेहरोत्रा जी हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, जिस तरीके से आपके पक्ष में बंगाल की जनता ने मतदान किया, जश्न के बजाय जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। वहां पर बदले की भावना से अब जिस तरीके से बंगाल जल रहा है, रैलियों के दौरान जब चुनावी शंखनाद हुआ था, जब चुनाव चल रहा था, उस दौरान तो बंगाल में तमाम सारी हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन अभी भी वहां हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या कहेंगे? मुकेश भाई, देखिए, जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं अभी भी वहां पे जो स्थिति है वो चुनाव आयोग के अंडर में है। चुनाव संपन्न हुआ है, ठीक है, माननीय ममता दीदी शपथ ग्रहण जब लेंगी तब वो मुख्यमंत्री होंगी। अभी तो कार्यकारी हैं। अभी जो भी हालात हैं वो जो चुनाव आयोग को देखना है, क्यों हो रही है ये चुनाव आयोग के अंडर में है। जब सीएम कोई पद की शपथ ले लेता है उसके बाद उसका दायित्व बनता है काम करने का, ठीक है, हम मानते। पर हमारे भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कल हमारे भी 4 से 5 कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्या कर दी है। तो इसके ऊपर कौन कुछ कहेगा? मुझे बताइए, इन्होंने जलाने की तो वीडियो वायरल कर दी, बहुत बड़े बड़ी चीजें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, पर टीएमसी की चीजें नहीं दिखाई जा रही, क्यों? राहुल जी आप बताइए। लेकिन सुमित जी, आपको पहले बता दें कि मीडिया में जो चीजें सामने आती हैं वो सब दिखाई जाती हैं। मीडिया में ये नहीं देखा जाता कि टीएमसी की ये घटनाएं हैं या बीजेपी की घटनाएं हैं। जो भी घटनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आती हैं उसको निष्पक्ष तौर पर मीडिया में सामने रखने का काम किया जाता है। तो ये आरोप आप मत लगाइए कि मीडिया टीएमसी की चीजों को नहीं दिखा रही है। अगर मीडिया टीएमसी की चीजों को नहीं दिखाती तो जो इतनी बड़ी दर्ज जीत की है आपने बंगाल में, उसमें आपको मीडिया नहीं दिखाती। वो तो एक बुलेटिन चला करके एक परिचर्चा छोटी सी कर करके खत्म कर देती। बात ऐसी नहीं है, ये आरोप मत लगाइए। राहुल जी, आरोप जिस तरीके से टीएमसी भी आप पर लगा रही है कि आप कह रहे हैं 6 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, टीएमसी भी कह रही है 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। अगर इस तरीके से जो मामला अब चल रहा है, हिंसा बदले की भावना में पश्चिम बंगाल फिर से जलने लगा, चाहे वो टीएमसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो दोनों दलों के लोग जो राजनीति जो सीनियर लीडर हैं वो तो बच रहे हैं, पिस तो आम जनता रही है ना, छोटा मोटा कार्यकर्ता। देखिए योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चोट से
वोट का नाता ममता दीदी का बहुत पुराना रहा है। हम्म। जब वो 90 के दशक से अपने राजनीतिक करियर को उन्होंने शुरुआत किया था, उस समय सीपीआई जो लेफ्ट की पार्टी थी, 90 के दशक में उनसे उनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी जी बहुत बुरी तरह से चोटिल हुई थी। वहीं से ममता दीदी का वहीं से परिवर्तन का नारा लेकर ममता दीदी अपने नए और जोश के साथ अपने परिवर्तन की बयार को लेकर चली थी। लेकिन अगर बात कर दी जाए पूर्व मुख्यमंत्री की ज्योति बसु जी की, तो उनके शासन में 88 से 89 के दौरान 86 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जिसकी उन्होंने सूचना उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को दी थी, जिसमें राजीव गांधी जी ने पश्चिम बंगाल पे बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया की थी। उस समय ममता दीदी राजीव गांधी जी के साथ हुआ करती थी और उनके पीछे ही रहती थी, ये भी जग जाहिर है। लेकिन ममता दीदी ने जीत हासिल की, हम उनको बधाई देते हैं और खुश भी है कि जनता का जो फैसला है आपके अधीन आया है। लेकिन जनता की बातों पे अगर आप खरा उतरेंगे, आपको जनता ने विकास करने के लिए दिया है, लेकिन इस प्रकार की अगर राजनीतिक हिंसाएं अगर घटेगी, रक्त का पान कर कर अगर आप शपथ ग्रहण करेंगी, तब आप कहाँ रहेंगी? ये कहाँ जा रहा है? ये रक्त चरित्र है। देखो, जो पूरे भारत में जो संविधान लागू होता है, वही संविधान वेस्ट बंगाल में भी लागू होता है। जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, क्या वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि हर राजनीतिक पार्टियों को अपना अपना सपोर्ट करने की? राहुल जी, वही बात मैं कह रहा हूं, अगर वही बात मैं कह रहा हूं आपसे कि 6 लोग आप बता रहे हैं, टीएमसी कह रही है 4 कार्यकर्ता जो हैं उनके मारे गए हैं। लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कहीं का है तो वो भारत का है। तो इस लोकतंत्र को आप लोग कम से कम बनाए तो रखिए, इसकी छवि को धूमिल तो मत करिए। वही मैं कह रहा हूं, इसको छवि को धूमिल करने का काम अगर राजनेता इस तरह करेंगे, राजनीतिक पार्टियां इस तरह करेंगी, तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? जबकि अभी ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर लोकतंत्र अगर कहीं का है तो वो भारत का है। तो इस तरह कम से कम इन चीजों से तो बचिए आप। योगेश जी, मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हार और जीत यही दो पहलू होते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपको अपनी खुशी को इजहार करने का तरीका होता है, अगर आप हारते हैं तो आपको उसको बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपके सामने अगर है विपक्ष में, तो आपको उसका भी सम्मान करना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ टीएमसी के लोग, आपने देखा होगा, आपने वीडियो देखे होंगे, आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि किस प्रकार से, आप खुद मीडिया के पक्षधर हैं, आपने भी इस चीज को दिखाया होगा कि किस प्रकार से बीजेपी का दफ्तर जल रहा है, किस प्रकार से लोग रो रहे हैं। क्या उनके लिए कोई भी जो फ्रंट लाइन मीडिया है, जो लाइव स्ट्रीम में है, जो ममता दीदी को ये कह रहे थे, वेल डन ममता बनर्जी, असली लोकतंत्र की यही जीत है, ताली बजा रहे थे, मैं सहमत हूँ कि वहां उनकी जीत थी। लेकिन अभी जैसे सुमित जी ने एक बात कहा कि टीएमसी के भी लोग मरे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहने से नहीं होता है, मीडिया इसको दिखाती है। क्योंकि अगर कहीं कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है वो बीजेपी है। आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप लोग इन सब प्रकार के हिंसा को रोकिए, क्योंकि इतिहास हर वक्त अपने आप को दोहराता है। कभी ममता जी की भी ऐसी ही स्थिति रही थी आज से करीब 20 साल पहले, और आज बीजेपी भी उसी स्थिति पे है। तो परिवर्तन होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। हम भले ही हारे हैं, लेकिन हम 3 से 77 हो गए हैं, तो कल हम 150 के भी ऊपर हो जाएंगे। ये हमारा लगन है। लेकिन अगर इस प्रकार से लोग मरते रहेंगे तो फिर ये लोकतंत्र कहाँ जाएगा? जो आप असहिष्णुता का जो माहौल कहते हैं, क्या अभी देखने का नहीं है? अभी क्या दिख नहीं रहा है? ठीक बात। और किस प्रकार से जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोग जा जाकर मार रहे थे, पूछ कर मार रहे थे, बमबाजी कर रहे थे, क्या ये सही है? ये अगर उस वीडियो की सत्यापन की जाए तब पकड़ में आएगा कि कौन क्या है। लेकिन प्रारंभिक दृष्टिकोण से यही नजर आ रहा है कि वहां टीएमसी के लोग उपद्रव हो चुके हैं और वो उन लोगों को ढूंढ कर मार रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप हमारे देश के चौथा स्तंभ हैं और मजबूत स्तंभ हैं। आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का। ठीक बात। मैं यहाँ किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इससे बचना है और आने वाले समय में एक अच्छा उदाहरण दीजिए, यही मेरी उम्मीद है। सुमित जी, आप सुने कि राहुल जी ने किस तरीके से अपनी बात रखी और उन्होंने बात कही। हालांकि आपको बता दें कि लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, अपनी जगह है।
और इस हार जीत के पीछे अगर इस तरीके से बदले की भावना हम लेकर के आएंगे तो हालात तो बद से बदतर हो जाएंगे। बदले की भावना से हमें परे उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा कहीं। और जो अभी हालात है बंगाल में, बंगाल जल रहा है, तस्वीरों का जिस तरीके से जिक्र किया, तो वो आराम बाग में जो बीजेपी का कार्यालय है वहां से जो तस्वीरें सामने आई, वहां पे आगजनी का मामला सामने आया, तो इस बात को लेकर के तो आप कहेंगे उन कार्यकर्ताओं, चाहे वो टीएमसी के हों, टीएमसी के कार्यकर्ता जाहिर सी बात रहे होंगे क्योंकि विपक्ष के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, उनके कार्यकर्ता तो फूकेंगे नहीं। तो जो कार्यकर्ताओं ने ये आगजनी का मामला किया, जो वहां पर उपद्रव मचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की तो मांग करिए, उन पर कार्रवाई करने की बात तो आप करिए ना। मुकेश भाई, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं उनके राहुल गांधी जी की पूरी बात नहीं सुन पाया, आवाज नहीं आ रही थी जी। आपने जो कहा उसका मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि जल रहा है, आज जल रहा है, चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालयों में आग लगाई है, तोड़फोड़ करी है, जिनको टिकट नहीं मिले, जो लोग परेशान थे, जो इस काफी पुराने समय से मेहनत कर रहे थे और जो टीएमसी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो उस समय जब आगजनी, सुमित जी, उस समय जो आगजनी का मामला हुआ था, उस समय आपने देखा होगा ये मामला प्रकाश में आया था और इस बात को बड़ी बुलंद आवाज के साथ कहा गया था कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मुकेश भाई, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आगजनी हो रही है, वो बंगाल के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं खुद कह रहा हूँ गलत है, नहीं करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे टीएमसी का कार्यकर्ता हो। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी, टीएमसी पार्टी सत्ता में बैठेगी। हम दोनों लोगों को मिल करके बंगाल का विकास करना है, ना कि लड़ाई लड़ना है। आपस में भाईचारा बना के रखना है, वहां का माहौल खराब नहीं करना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे टीएमसी को। हम लोगों को काम करना है, बंगाल को बर्बाद नहीं करना है, बंगाल को चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे टीएमसी हो। पर अब जो हालात बने हुए हैं, इसके ऊपर चुनाव आयोग को देखना है, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। हम तो ये कहना, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे टीएमसी का हो, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे टीएमसी का हो, चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करे, खुद ही छोड़ दे, कार्रवाई करे। हाँ, परसों सीएम माननीय ममता दीदी शपथ लेंगी, उसके बाद जो भी चीजें उनके संज्ञान में आएंगी उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जाएगा, चाहे टीएमसी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, और लेनी चाहिए। अरे आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, वो तो नुकसान ही रहा है, सरकार का ही नुकसान हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी धरना देने जा रही है 5 तारीख को और देशव्यापी धरना होगा। सुमित जी, है मुकेश भाई, कोरोना काल चल रहा है, अब इन्होंने देखा कोरोना इससे नहीं बढ़ेगा क्या? नहीं, उन्होंने कहा है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान में रखते हुए पूरे देशव्यापी ये धरना देंगे पश्चिम बंगाल में जो जिस तरीके से जो घटनाएं आ रही हैं उसके विरोध में। नहीं मुकेश भाई, ये तो और दंगा भड़काने की बात हुई और उत्साह करने की बात हुई है। अरे आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए। अरे सुमित जी, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, मेरा नाम दरअसल योगेश पांडे है, योगेश है मेरा नाम। योगेश भाई, हाँ, तो ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं आनंद राहुल जी से। योगेश भाई, देखिए क्या है कि जहाँ पे माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं थोड़ा आपको अतीत में ले जाना पसंद करूंगा। जब बंगाल में राहुल जी आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए राहुल जी, सुमित जी अपनी बात रख रहे हैं, वो रख लें तो आपके पास आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ये मनोबल बढ़ाए कि साहब जो हुआ शांत हो जाइए, इसके ऊपर बैठ के बातचीत होगी, ना कि जाकर के वहां पे धरना पर। देखिए, जाने से और उत्साह उनका बढ़ेगा और दंगा होगा, ये मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ। वो दंगा भड़काना चाहते हैं या शांत करना चाहते हैं? क्या होता है जब कोई बड़ा नेता वहां पहुंचता है तो उसका मनोबल और बढ़ता है, साहब ये आ गए, अब हम तो और तेजी से लड़ेंगे। नहीं, कोई धरना नहीं, कोई कुछ नहीं। आप दिल्ली में रहिए, काहे के लिए आप वहां पे जाकर कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे? आप जाएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल 101% टूटेगा, जो आपने पिछले बंगाल में चुनावों में देखा ही है। हमें इस समय कोरोना की महामारी भी चल रही है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लाखों लोग मर चुके हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। पर जेपी नड्डा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, इन सबका भी ध्यान है नहीं। केवल बंगाल में हिंसा हो रही है, इसके ऊपर बस तुरंत आ गए एक्शन में। आज लाखों लोगों की जान चली गई है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। राहुल जी बताइए, आप कोविड चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का आप ध्यान नहीं रखेंगे, धरना देने जा रहे हैं, और जो कोरोना से जिनकी मौत हो रही है उन पर आप उन मृतकों से, उनके परिवारीजनों से आप नहीं मिलने जा रहे हैं, और जो अभी ये मामला बंगाल में आया है, जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके घर आप पहुंच रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं, वो भी दिल्ली से जा रहे हैं पश्चिम बंगाल।
देखिए योगेश जी, सबसे अहम बात यह है कि सुमित जी अगर खबरों पे नजर रखते हैं तो शायद वो 17 मार्च का प्रधानमंत्री जी का संबोधन ये नहीं जानते हैं, जिसमें या अगर ये जानते होंगे तो शायद ये इससे बचना चाह रहे हैं। इसलिए क्योंकि 17 मार्च को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक की थी, उस समय कोविड प्रोटोकॉल पे बात की थी और उन्होंने कहा था कि जल्दी ही सेकेंड वेव आने वाला है और सारे मुख्यमंत्रियों को सचेत रहने की आवश्यकता है और अपने हिसाब से निर्णय ले, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। ये 17 मार्च का वीडियो है। अब मैं आता हूं इनके ऊपर कि ये जो हिंसा बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, अगर अभी देखा जाए, अभी के जो हालात हैं, यहाँ पे ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बंगाल को बदलापुर में बदल दिया है और जो रक्त चरित्र चल रही है, अगर ममता दीदी को जरा भी ममता दीदी अगर अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहती हैं, तो ममता बनर्जी जी क्यों नहीं खुले पे कहती है कि इस प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों को बंद करो। वो कैमरा के सामने कहती जरूर है, लेकिन पीठ पीछे वो चालू रहती हैं। मैं आपको इसका 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। अभी जो इन्होंने कहा कि ये जाकर वहां पे कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे और हिंसा को बढ़ावा देंगे, तो जो हम पे तो आरोप सांप्रदायिकता के हर वक्त लगते हैं, जबकि देश में जब से हमारी सरकार आई है और अगर कहीं कुछ हल्की फुल्की भी हल्की हुई तो वहां नुकसान का आप फायदा देख लीजिएगा कि वहां क्या नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप बात कर ले आप पार्टी की, आप बात कर ले टीएमसी की, आप बात कर ले समाजवादी पार्टी की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है और आते हैं वापस चर्चा में और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक शरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का चक रखिया ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुरु का फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होर बिद लिया न जाई। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के नतीजे आ चुके हैं। जो नतीजे आए हैं वो टीएमसी के पक्ष में गए हैं, लेकिन उसके बाद अब जो वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि वहां जो मामले हो रहे हैं वो आगजनी के मामले हो रहे हैं। वहां पे जो घटनाएं हो रही हैं, कार्यकर्ताओं की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं, तो जो हैं वो बेहद गंभीर मामले हैं। राहुल जी आपके पास ही आएंगे। आपने ये जो टीएमसी पर आरोप लगाए कि ठीक है टीएमसी ऐसा कर रही है और वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन
बात यहाँ पर रुकती नहीं है, बात तो आपकी तरफ से भी बढ़ती है। अब आपके नेताओं के द्वारा ये बयानबाजी आती है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ये याद रखें कि ममता बनर्जी दिल्ली आएंगे, तो मतलब ये बदले की भावना, आप ठीक है आप मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप ये कैसे धमकी कैसे दे सकते हैं आपके नेता कि आप दिल्ली, ममता बनर्जी दिल्ली आएंगे? तो ये तो साफ तौर पे हुआ ना कि आप आएंगे तो हम भी देखेंगे। देखिए योगेश जी, मैं जहां अपनी बात कर रहा था वहां से मैं थोड़ा सा शुरू करके फिर आपके पास आता हूं। जो सुमित जी ने एक बात कही कि ये जाकर वहां पर भड़काने की बात कर रहे हैं, तो मैंने अब कहा था कि चाहे वो टीएमसी हो या आप हो या अन्य पार्टियां हो, उन लोगों के शासनकाल में सबसे ज्यादा भड़काऊ काम हुए हैं, जो राइट्स हुए हैं। लेकिन अब आप आ जाइए परिवार के ऊपर। अगर हमारे परिवार पे कोई संकट आता है तो हमारी बीजेपी की एक खूबसूरती है हमारे संगठन की, इस संगठन ही परिवार है। अगर हमारे संगठन के परिवार में कोई अगर समस्या आता है तो उसके साथ हमें संवेदना प्रकट करने के लिए जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपके दुख में साथ हैं तभी आप सुख में हमारे साथ रहिएगा। और दूसरी एक बात है, जो दिल्ली आने की जो बात की गई है, तो दिल्ली आने का तात्पर्य यहाँ ये है कि समय परिवर्तनशील होता है। ममता दीदी अगर हालात को नहीं कंट्रोल कर पाती, अगर उनके यहाँ इस प्रकार के दंगे चलते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे और वहां पे डर का माहौल रहेगा, तो मजबूरन राष्ट्रपति को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये था कि समय परिवर्तनशील होता है। आप वक्त रहते जनता के विश्वास और भरोसे पे कायम होइए और उतरिए और एक स्वस्थ वातावरण खड़ा करिए, जिसके वजह से राहुल जी आपने बात को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। इसमें ये क्या हुआ, अगर राष्ट्रपति शासन वहां लगाने की आप मांग भी करेंगे तो उसमें ये कहने की क्या जरूरत है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ये बात याद रखें कि ममता बनर्जी दिल्ली आएंगी? इसलिए संबोधन करना जरूरी पड़ा कि टीएमसी के कार्यकर्ता इस चीज को याद रखें कि समय परिवर्तनशील होता है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। कल हम ये नहीं कह रहे ये हमारा धमकी भरा शब्द ये हमारा नहीं है। हमारे शब्दों का मतलब ये है कि अगर बंगाल को सोनार की तरफ बनाना है, सोनार बंगला का अगर सपना आपने भी सजोया है, तो उसको सजोने के लिए आपको वहां एक स्वस्थ वातावरण रखना होगा। अगर आप असहिष्णुता का माहौल रखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पे आगे चलकर संविधान के तहत जो आर्टिकल है उसका संज्ञान लेकर इसको रोकने की क्षमता रखती है सरकार। कहने का मतलब ये है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये सारी जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं वो कंट्रोल हो और ममता दीदी खास करके तीसरी बार जो सीएम बन रही है तो लोगों के विश्वास पर खड़ी उतरे और बंगाल को विजय पथ की तरफ अग्रसर करें। मेरा यही उनसे अनुरोध रहेगा और उनके कार्यकर्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि आप भी बदले, क्योंकि मैं आपको एक चीज योगेश जी याद दिलाना चाहूंगा कि आप ही के चैनल पर बैठ के इन्हीं के कार्यकर्ता ने कहा था, प्रवक्ता ने कहा था कि बीजेपी के सारे नेताओं को खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। उस वक्त मैं ही था आपके साथ डिबेट पे, जिसमें मैंने करीब प्रतिक्रिया दी थी। अगर वो इस प्रकार से भड़काऊ बातें करेंगे तो फिर लोगों का तो मनोबल जाहिर सी बात है बढ़ेगा। इसलिए समय के साथ परिस्थिति को नजर में ध्यान रखते हुए रावण भी बहुत घमंडी था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन रावण भी हार गया श्री राम से। इसलिए समय परिवर्तन ये बात समझता राहुल जी, लेकिन ये बात समझता कौन है? कहाँ समझता है कौन कि रावण भी बड़ा घमंडी था, रावण भी अहंकारी था। वो अहंकार ही था जो रावण को ले डूबा। लोग समझने को तैयार कहाँ है, वो चाहे आपके यहाँ हो या अन्य दलों का जिक्र करे, ये लोग कोई समझ नहीं रहे हैं। सुमित जी, आपने सुना कि जिस तरीके से बयान को लेकर के सफाई दी है राहुल जी ने, और इसके साथ ही साथ अगर बंगाल का जिक्र करें तो वहां पर जो खबरें सामने आई हैं कि वहां 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप भी हुआ है और एक महिला अभी तक गायब है और अभी ये बताया जा रहा है कि फिरौती मांगी जा रही है। ये इतनी निंदनीय घटनाएं बंगाल में हो रही हैं। ममता बनर्जी ठीक है, अभी उनके हाथों में पूरा तरीके से शासन प्रशासन नहीं है, लेकिन ट्विटर कहीं उनका दिख नहीं रहा है कि जिस पर वो कार्यकर्ताओं से अपील कर रही हूं। हाँ, उन्होंने अपील की है, सामने जब आई थी कार्यकर्ताओं के सामने, लेकिन जो सख्ती से पेश आना चाहिए कार्यकर्ताओं के सामने, अगर कोई घर का सदस्य बहकता है इधर उधर तो उसे कड़े शब्दों में उसको डांटना पड़ता है। ये नहीं कि आप फर्जदायगी निभा करके आप बच नहीं सकते हैं। देखिए, आप खुद देखिएगा कि कल के बाद से कितना चेंजेस आने लगेगा। हाँ। कल शपथ ग्रहण होने दीजिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे हाँ वो स्ट्रांग लेडी हैं और काम कर रही हैं। शासन प्रशासन उनके अंडर आकर के काम करना चालू कर देगा। अभी
जो शासन प्रशासन है सब चुनाव आयोग के अंडर में है। चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। मैं तो खुद कह रहा हूँ जो भी कार्यकर्ता है, जो भी लोग हैं, चाहे आम पब्लिक है, उसके ऊपर कार्रवाई करे चुनाव आयोग। क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं बंधा हुआ है कि अगर हमने कार्रवाई करी तो इसमें लपेटे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आएंगे, तो इसलिए वो डर के काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अरे कार्रवाई करे, हम तो खुद कह रहे हैं कार्रवाई करे। जो लोग गलत कर रहे हैं, गलत करने वाले का साथ कोई पार्टी नहीं देती है, माननीय ममता दीदी हो चाहे कोई हो। माननीय ममता दीदी ने पहले ही सिखा रखा है ये हर एक चीज को, कह रखा है हम गलत का साथ कभी नहीं देंगे। चाहे हमारी पार्टी में कोई गलत करता है उसे माननीय ममता दीदी सहन नहीं करती, उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है, चाहे वो नेता हो चाहे मंत्री हो। तो आज हालात ये बंगाल को लेकर के कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी करिए। अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, रिजल्ट आया है, वहां पे भी हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है। आपको फोटो शायद नहीं हो, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, राहुल जी आपके पास भी व्हाट्सएप कर दूंगा, दिखा दूंगा जो हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घर में घुस के मारा जा रहा है, न्यूज पेपर्स में छप रहा है, पर आज वो हेडलाइंस मीडिया में नहीं चल रही है। मैं पंकज भाई फिर कहना चाहता हूँ कि कुछ चैनल्स पे चल रही है, कुछ चैनल्स पे नहीं चल रही है उत्तर प्रदेश की खबरें ये चुनाव के बाद। देखिए आज जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं पे भी हो रहे हैं, वो चुनाव आयोग के संज्ञान से हो रहे हैं। चुनाव आयोग है फुल पावर। सुमित जी, तस्वीरें जहां की जो आती हैं वो दिखाई जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र कर दिया है तो अब उत्तर प्रदेश का भी जिक्र मैं कर दूं। हालांकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नहीं, बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। उत्तर प्रदेश में कहीं बमबारी इस तरह नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कहीं बम नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैकमेलिंग में कहीं जब चुनाव होते हैं तो कहीं बम बनाए नहीं जाते हैं कि वहां 200 रुपए के बम बनाए जाते हैं, ऑर्डर नहीं दिए जाते हैं एक बड़ी मात्रा में। अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कहीं बमबारी उसके बाद नहीं देखने को मिलती है, बम नहीं पकड़े जाते हैं। बंगाल में अभी रिजल्ट आ गए हैं, बम पकड़े जा रहे हैं, बम निकल रहे हैं। जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं तो ये हर राज्यों में होती हैं। अराजक तत्व हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होता है, कोई भी चीज हो। तो आप उत्तर प्रदेश का भी फिलहाल जिक्र मत करिए। मैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जो सामने आती हैं वो भी दिखाई, जो भी राज्य की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो चैनलों पे दिखाई जाती हैं सामने। जी मैं खुद ये बात को मानता हूँ, हाँ छुटपुट घटनाएं होती हैं, पर ये घटना बड़ी है, हम मानते हैं, खुद मानते हैं। हाँ जो बंगाल में इस समय घटना हो रही है नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग को सख्ती से काम करना चाहिए, ना कि हम बैठ करके और राहुल जी को बैठ के इस पे आरोप प्रत्यारोप करने चाहिए। देखिए आप करेंगे, हम भी करेंगे, हमारे पास भी कुछ सबूत है, हम भी देंगे। हमें नहीं करना चाहिए। जो हालात बने हुए हैं उसको काबू करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चाहे टीएमसी की तरफ से हो, दोनों को मिल करके शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे काम करना चाहिए। आप नहीं गए, आप तो घर में बैठे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के वहां के अध्यक्ष तो वो तो चले गए राज्यपाल से मिलने कि इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे राज्यपाल के चुनाव आयोग के पास जाएं, इस पर कार्रवाई करें। हम तो खुद कह रहे हैं जो लोग हैं जो गलत करते हैं उनका साथ टीएमसी पार्टी नहीं देगी बिल्कुल भी। चलिए ठीक है राहुल जी आप सुन रहे हैं, सुमित जी साफ तौर पे केवल इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर के वो बच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अभी उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। जब तक ममता बनर्जी शपथ नहीं ले लेती है मुख्यमंत्री पद की तब तक उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकती हैं। योगेश जी मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरे हाथ में बहुत सारे पावर हैं और मैं शपथ लूं या ना लूं, लेकिन एक कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता हूं और इसको मानने के लिए आपको अमल कराना पड़ेगा। लेकिन ममता दीदी शायद वहां कमजोर पड़ रही हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो मनोबल बढ़ाया, वहां के लोगों को गलत करने के लिए उकसाया और अब रोकेंगे भी तो उनके लोग नहीं मानेंगे। आप लोग नेता बढ़ाते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के उकसाते हैं। देखिए अरे शांत बैठेगी, इतना अच्छा डिबेट चल रहा था, आप क्यों उकस रहे हैं, आप क्यों उत्सुकता दिखा रहे हैं? मैं आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। आपकी जब बारी आएगी तो बोलिएगा ना, मेरी बातों को खत्म होने। राहुल जी कल मुझे योगेश जी ने कहा था कि शिष्टाचार गलत है। देखिए इस समय हालात क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि देखिए कल योगेश जी ने मुझे कहा था कि राहुल जी आप अपनी शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। हम दिल्ली आएंगे, आपको मैं उनकी बातों का सम्मान कर रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं आपसे बोल रहा हूँ। दोनों लोगों की बातें समझनी पड़ेंगी। सुमित जी और राहुल जी आप दोनों लोगों को ये बातें समझनी पड़ेंगी कि जो माहौल वहां पर है उससे बचना चाहिए और वहां की जनता को एक सकारात्मक माहौल देना पड़ेगा, एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा। खासतौर पर अब टीएमसी क्योंकि आपके हाथों में सत्ता आ गई है, अब
अब आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक खूबसूरत माहौल वहां बनाइए। जो आरोप आप पर लग रहे हैं उन आरोपों को सिरे से खारिज करने का काम करिए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश से, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंतनीय है। हालांकि 5 तारीख को अब देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी धरना देने जा रही है और इसके साथ ही अमित शाह से भी मांग की गई है कि जिस तरीके से वहां का माहौल है, केंद्रीय सुरक्षा बल तक की मांग कर दी गई है पश्चिम बंगाल में कि वहां पर मौजूद तैनात की जाए, क्योंकि वहां का जनता अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ममता बनर्जी अपना पद शपथ ग्रहण करने के बाद क्या माहौल बना पाती है पश्चिम बंगाल का। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।